ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आज विशेष तौर पर मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के एक किस्म के अखबारी बयान की चर्चा विशेष तौर पर करूंगा, जिसमें उन्होंने दो बड़ी बातें करी। हालांकि आज पता लगा कि वो टिड्डी के सफाई के बाद में उस दौरे पर वो सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर हैं। मैंने आज ट्विटर पर लिखा है, देर से भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए। जब टिड्डियों ने पूरी फसल चौपट कर दी और उससे पहले लगातार किसान सरकार से गुहार करते रहे, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, खासतौर पर भीनमाल के हमारे विधायक ने सरकार से भी, प्रशासन से भी इस बात की गुहार लगाई थी कि टिड्डी के कारण उस क्षेत्र के अधिकतर क्षेत्रों की, जीरे की, इसबगोल की, रबी की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी अब गए हैं जब वहाँ पर कुछ बचा नहीं है। आज वो सर्वे कर रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो सर्वे के बाद में किसानों को ठीक तरीके से न्याय देंगे और सरकार को किसानों को जो उचित मुआवजा वो देना चाहिए। वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो मुझे लगता है उनको उस नुकसान का भी एक आकलन मोटे तौर पे हो जाएगा। लेकिन 150 करोड़ रुपए के नुकसान का मोटा मोटा अनुमान है और लगभग 7 जिलों में। इससे पहले 1993 में इतना खतरनाक हमला टिड्डी दल का राजस्थान के इन जिलों में हुआ था। तो मुझे लगता है कि एक तो किसानों के लिए यदि वो गए हैं तो कुछ करेंगे ही। दूसरा, मैं आज एक हमारा दल अभी कोटा में है, पूर्व हमारे दोनों चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ जी और कालीचरण सराफ जी, और मैं तत्काल उसके बाद उस घटना के मौके पर गया हूँ। कुछ बातें संज्ञान में आई हैं जो मैंने सरकार से भी कहा है और ये कोशिश करिए कि महामहिम राज्यपाल महोदय से कोशिश करूँगा कि ये रिपोर्ट इनकी जब तैयार हो जाएगी, दोनों हमारे पूर्व मंत्रियों की, इसी तर्ज पे एक हमारे महिला सांसदों का दल वो कल कोटा उस जेके लोन अस्पताल की अव्यवस्था का और साथ तौर पर वो जो महिलाएं हैं उनसे रूबरू होंगी कि किस वजह से ये मौतें हुई और महिलाओं में किस तरीके की कमी आ रही जिसके कारण इन मौतें हुई, जिसका कारण कई बार अस्पताल ने उल्लेख अलग अलग किस्म से किया है, जिसमें महिलाओं को भी उन्होंने कुपोषण का एक कारण माना। तो ये महिलाओं का हमारी रीता बहुगुणा जोशी और जो पश्चिम बंगाल की लोकेट चटर्जी, सुनीता दुग्गल, जसकौर मीणा, ये 5-7 सांसदों का एक दल है जो कल उसकी जायजा लेगा उस घटनाक्रम का। और मुझे सुनीता दुग्गल, रीता बहुगुणा जोशी हैं, लोकेट चटर्जी हैं बंगाल से, लोकेट जसकौर मीणा जी और हरियाणा की सुनीता दुग्गल हैं। एक महिला सांसदों का दल है जो कल पूरी उन व्यवस्थाओं का जायजा लेगा, खासतौर पर उन पीड़ित महिलाओं से वो बात करेंगी। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि वहाँ पर जब मैंने पता किया तो सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं था। एक सचिव किस्म के व्यक्ति वहाँ थे जो पिछले 2 दिन से इन सारी चीज़ों को डील कर रहे थे। लेकिन न तो वहाँ चिकित्सा मंत्री पहुँचे और ताज्जुब की बात है कि उसी कोटा की कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल जी भी अस्पताल में या उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए वहाँ नहीं पहुँचे थे। तात्कालिक तौर पर जो किया जा सकता था, मैंने हमारे जो आसपास के क्षेत्र के 5 विधायक हैं उनसे ये निर्देश दिया उनको, और उन्होंने 50 लाख रुपए अपने विधायक कोष से इन अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए दिया है। मुख्यमंत्री जी ने, जैसी उनकी आदत है और मैं अक्सर जैसे कहता हूँ कि पिछले कई अरसे से मैं उनको फॉलो करता हूँ और मुझे लगा कि वो कई बार जानकारी के अभाव में इस तरीके की बातें करते होंगे, तो मैंने उनको 2 पुस्तकें भी इसलिए भेंट करी थी जिसमें संघ के कामों का, संघ की रीति नीति का उल्लेख था। लेकिन कल जो बयान आया उनका, उस बयान में उन्होंने जो कहा, 2 बातें खास तौर पर उन्होंने कहा, आरएसएस फ्रंट फुट पर राजनीति करे, फिर देखिए किसकी नीतियां क्या हैं। एक ये किसी पत्र में छपा। एक दूसरा उन्होंने कहा,
दुनिया के हर तानाशाह ने पहले राष्ट्रभक्ति की बात करी है। तो साफ तौर पर मुझे लगता है कि वो उनकी दिनचर्या में शुमार हो गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और जैसे अपने यहाँ कहावत है कि जब तक उनको कोस नहीं लें तब तक उनको खाना हजम होता नहीं है। आदत में, दिनचर्या में शुमार हो गया कि गुड मॉर्निंग भी उसी से करेंगे और गुड नाइट भी उसी से करेंगे। उसका कारण जानना चाह तो मुझे लगता है कि मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए इसके अलावा उनके पास कोई उपाय बचता नहीं है, क्योंकि यदि बेहतर होता कि वो राजस्थान की डेली की अपडेट दें जनता को कि आज उन्होंने को बहुत तीर मारा हो या राजस्थान के हक की कोई बात करी हो। दूसरा, मुझे लगता है कि उनका आला कमान खास तौर पर जिस तरीके से काम करता है, तो संघ पर बात करने से या संघ के बारे में अनर्गल बात करने से वो आला कमान खुश होता होगा, इसलिए शायद ये बात वो करते होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना और सब इस बात को जानते हैं अच्छे तरीके से। एक अवसर पर संघ पर प्रतिबंध भी लगा और संघ पर प्रतिबंध हटा भी। संघ यदि इस देश में गलत संगठन होता तो प्रतिबंध भी नहीं हटता, लेकिन संघ केवल आज भारत का नहीं, पूरी दुनिया में, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते और दुनिया में हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाते काम करता है। और आज पूरी दुनिया में संघ के विचार को एक स्वीकार्यता है। भारत में भी राजनीतिक तौर पर कोई कुछ ही कहे, लेकिन 35 से भी ज़्यादा ऐसे संगठन जो अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जी को लेके कि तानाशाह जो है राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, इस देश में लोकतंत्र भारत की ताकत है और बहुत अनवरत रूप से 52 से लेकर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पुष्ट हुई है। एक कालखंड ऐसा था जब इस देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। शायद गहलोत साहब भूल गए, वो आपातकाल कांग्रेस के शासन में इंदिरा गांधी जी के समय में लगा था। तो इस बात को तो अंध आदमी भी महसूस कर लेगा कि तानाशाह कौन है, किसकी प्रवृत्ति देश के प्रति ठीक है और किसकी देश के प्रति अलग किस्म की है। मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं कि उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस देश में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों को समर्थन करने वाले सबसे पहले कोई व्यक्ति थे तो वो राहुल गांधी थे। तो मुझे लगता है कि इन दिनों मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, मोदी जी का एक किस्म का फोबिया हो गया, और जिसका उस भय से आक्रांत होकर वो इसका उल्लेख बार बार करते हैं। तो मैं उनको नसीहत देना चाहूँगा कि साल भर हो गया, कुछ कमाल करके बताएं। धर्मपाल सुथार जिसने अभी 8 दिन पहले आत्महत्या करी, उस जैसे हजारों परिवारों को न्याय देने की बात करें। इस प्रदेश में करने के लिए बहुत कुछ है, उस एजेंडे पर काम करें। अभी मैं आरटीआई के जरिए जानकारी लेना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी की दिल्ली की यात्राएं कितनी हुई और दिल्ली की उन यात्राओं के दौरान राजस्थान में कितनी घटनाएं हुई। यदि यहाँ मौजूद होते, उसका संज्ञान लेते, तो शायद राजस्थान का भला हो जाता। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की गुमराह करने की, भ्रम की राजनीति करते हैं, और कोई व्यक्ति जो जिस भाषा में उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, मुझे लगता है कि कानून से पास किया, संसद से पास किए हुए कानून को कोई व्यक्ति खुली चुनौती दे, ये चुनौती तो भारत के संविधान को थी कि वह यहाँ लागू नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस समय एक किस्म से मानसिक अवसाद की स्थिति में है। पुत्र की हार अभी तक शायद ठीक तरीके से वो संतुलित हो नहीं पाए हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि अब उनके पास में खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो हालात हैं और राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है, 2 टुकड़ों में बटी हुई, तो कुर्सी से के डर से आशंकित ऐसा लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक कुर्सी के बचाने की तिगड़म ने उनको असंतुलित कर दिया है। अभी जो बयान आया बच्चों के बारे में, वो सुर्खियां बना, और वो सुर्खियां इसलिए बना कि वो लगभग बीच बीच में एब्सेंट माइंड हो जाते हैं। वो एक फिल्म में आमिर खान जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, उसकी शायद उनको कई बार विस्मृति हो जाती होगी।
घटनाओं के बारे में, विचार के बारे में, संगठनों के बारे में, प्रदेश के बारे में, तो मैं उनको ये नसीहत दूंगा कि वो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं और राजस्थान का ज़रूर ख्याल करें। अमित शाह साहब का दौरा है, उस दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां, कितने लोग विस्थापितों के अलावा कितने कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? जोधपुर संभाग ही रहेगा या फिर प्रदेश भर के कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे? प्रदेश में और पूरे प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेके जन जागरण की हमारी रैलियां शुरू हो गई हैं और उसी क्रम में राजस्थान का एक बड़ा कार्यक्रम, यूँ तो स्वतः स्फूर्त आनुषंगिक संगठनों के कार्यक्रम, कुछ लोगों ने स्वतंत्र रूप से भी कार्यक्रम किए और पूरे राजस्थान भर में नागरिकता संशोधन कानून के ज़रिए समर्थन में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। और आज भी ट्विटर पे इस समय दुनिया में चौथे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, एक नंबर पे था, वी सपोर्ट इंडिया सपोर्ट CAA। इसका अगला पड़ाव है 3 तारीख को हम लोग जोधपुर में माननीय गृह मंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक बड़ी रैली हम लोग जोधपुर में कर रहे हैं, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा उसमें लोग शिरकत करेंगे, क्योंकि विस्थापितों का एक बड़ा केंद्र जोधपुर है, तो वो भी बड़ी तादाद में यहाँ शामिल होंगे उनको संबल के लिए और इस CA के समर्थन में, और इस प्रदेश सरकार को उसको प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हम लोगों ने और ये अभियान शुरू किया है। 3 तारीख को 11 बजे और ये रैली होगी। एक सवाल और है भाई साहब कि पिछले दिन स्टैचू सर्किल पे एक जन जागरूकता रैली आयोजित हुई थी, ज़्यादातर संघ विचार परिवार के लोग थे। कहा जा रहा है कि कई लोगों को पुलिस ने तलब किया है कि आपके कुछ भाजपा कार्यकर्ता, उनके पास भी नोटिस पहुंचा है कि थाने पहुंचे, साइन करना है, इस तरीके से। ये इस तरीके की विद्वेष की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति और दबाव और भय की राजनीति कांग्रेस करती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमारे भी कुछ संज्ञान में इस तरीके की कार्यकर्ताओं की भावनाएं हमारे तक पहुंची हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से जिस लोकतंत्र की वो बात कहते हैं, अभिव्यक्ति की बात कहते हैं, वो दबा पाएंगे। मुझे ऐसा करने से वो भलाई करेंगे और ज़्यादा लोग मुखर होंगे। भाई साहब, पंचायत चुनाव को लेकर महिला मोर्चे की कार्यशाला थी, महिला मोर्चे की क्या भूमिका रहेगी पंचायत चुनाव में? देखिए, आज महिला मोर्चे की कार्यशाला 2 पार्ट पे थी और मैंने उनको कहा कि इस समय दुनिया में और देश में जो बदलाव हैं उसमें महिलाओं का नेतृत्व एक बड़ा कारक है। खासतौर पर हिंदुस्तान में जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, तो जेंडर पॉलिटिक्स ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और हमें वैचारिक रूप से, संख्यात्मक तौर पर और व्यवहारिक रूप से महिला मोर्चे को भी और ज़्यादा मुखरता से काम करने की आवश्यकता है। तो आज उनकी कार्यशाला है जिसमें नागरिकता संशोधन कानून और पंचायती राज, इन 2 मुद्दों पर उनको कहा है कि वो और ज़्यादा मुखरता से काम करें, खासतौर पर जन जागरण अभियान, लोगों के घरों तक संपर्क, और इस तरीके से जहाँ महिलाएं अप्रोच कर सकती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भारतीय जनता पार्टी के विचार को पहुँचाएँ। आमतौर पर जो महिलाएं हैं उनकी पहचान उस राजनीतिक परिवेश में, पंचायती राज में पुरुष के नाते होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय बदला है, तो ऐसी शिक्षित और पढ़ी लिखी और जागरूक महिलाएं पंचायती राज में आएँ, तो उसके लिए भी उनको कहा है कि वो पार्टी से ज़्यादा लोग जुड़ें और ऐसी सशक्त उम्मीदवार भी पंचायती राज में हमारी तरफ से जाएं। थैंक यू जी। सब पूछो के मैं भी पूछ लेता हूं। हाँ, आप बाकी क्यों रहोगे? आपसे जुड़ा हुआ ही है। नया साल 2020 जी और आपकी टीम 2020, वो कब तक देखने को मिलेगी? क्योंकि खाली निर्वाचन से तो मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या और महामंत्री हैं और बाकी प्रकल्प विभाग हैं, उन सब की टीम नई कार्यकारिणी, क्योंकि प्रणामी जी के समय के बाद में कुछ होगा नहीं। कार्यकारिणी बनेगी और एक संतुलित, ऊर्जावान, अनुभवी और एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग के साथ में आपको बहुत अच्छी कार्यकारिणी जल्दी देखने को मिलेगी। कुछ चर्चा उसकी बाकी है, उसमें आलाकमान भी उसकी चर्चा करता है, तो मेरी तरफ से मैं उसमें एक्सरसाइज अभी कर रहा हूँ। कुछ पंचायती राज के चुनाव का भी इंतजार है कि यदि चुनाव की अभी घोषणा होती है तो फिर उसके बाद करेंगे, नहीं तो उससे पहले करेंगे। एक किसी से जुड़ा हुआ युवा, आप खुद युवा हैं, तो युवाओं को तरजीह मिलेगी? बीजेपी जो 2nd या 3rd जनरेशन के लोग हैं वो रहेंगे सब? हाँ, निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि ऊर्जावान, जैसे अभी जिलाध्यक्ष भी 39 साल का जिलाध्यक्ष पहली बार बना होगा, महिला पहली बार बनी होगी, इसी तरीके से हमारी जो एवरेज एज है, आमतौर पर हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष बनता था 60-65
70 बरस तक के भी बनते थे, लेकिन एवरेज आयु इस समय जिलाध्यक्षों की 55 बरस है। तो कोशिश करूंगा कि कार्यकारिणी में भी अपेक्षाकृत नए ऊर्जावान और नौजवान शामिल हों। सर एक नए साल का संदेश भी दे दो ताकि वो हमारे काम आ जाए। अच्छा, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट। और वो तो आईडी पे नहीं कॉमन ले लेते हैं। बोलो। 2019 के बाद में अंग्रेजी नववर्ष 2020 इसका आगाज़ होगा। मैं शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं राजस्थान की, प्रदेश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और कार्यकर्ताओं को कि 2019 तक जो घटनाएं हुई, जो दुखद थी, दुखदाई थी, निराशाजनक थी, वो पीछे छूटें और 2020, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 2022 ये भारत की आज़ादी के 75 वर्ष होंगे, तो 2020 भी उसका एक बड़ा पड़ाव होगा। तो मैं तो देश की खुशहाली की, समृद्धि की और तरक्की की कामना करता हूँ। राजस्थान क्योंकि पहले से अपेक्षाकृत लगातार क्रमिक तौर पर प्रदेश, देश का एक ऐसा प्रदेश है जो शांत रहा, जो जिसकी धाक पूरी दुनिया में है, क्योंकि मैंने राजस्थान की धाक को ब्रिटेन में भी महसूस किया और देखा है। इसलिए राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जीवन उत्सव है। तो वास्तव में राजस्थान में जीवन को उत्सव के रूप में जिया जाए, यहाँ पर अपराध कम हो और आम लोगों को खुशहाली और तरक्की मिले, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।